नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र में एक प्राइवेट कोचिंग संस्थान में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया। आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हुआ है। हालांकि शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और फायर विभाग ने अंदर मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मौके पर अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने घटना का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने और राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने घायलों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने, राहत कार्यों की सतत मॉनिटरिंग करने और प्रशासन को हर स्तर पर सतर्क रहने के आदेश दिए हैं। तो लखनऊ के अलीगंज में एक प्राइवेट कोचिंग संस्थान में आग लगने की घटना सामने आई है। आग पर फिलहाल कुछ हद तक काबू भी पा लिया गया है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सीएम योगी ने खुद इस घटना का संज्ञान लिया है और संज्ञान लेने के बाद अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के आदेश भी सीएम योगी ने दिए हैं। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजर खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजर, क्या कुछ ये पूरी घटना है, क्योंकि एक प्राइवेट संस्थान में अचानक से आग लग जाती है, क्या कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही हैं? किसी के हताहत होने की खबर है या नहीं? बिल्कुल, देखिए, राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में कोचिंग में भीषण आग लग गई और आग से कोचिंग में मौजूद छात्रों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। और ऐसे में कुछ ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाई और कूदने से कई बच्चे घायल हो गए। इस तरीके की खबर सामने आ रही है। कई की हालत जो है वो नाजुक भी बताई जा रही है। और तस्वीरें जो हमने देखी उसमें साफ तौर से नजर आ रहा है कि एक युवक जान बचाने के लिए आग के बीच से कूदा, लेकिन वो नीचे लोहे की नोकदार ग्रिल पे जा गिरा, जिससे ग्रिल उसके पेट में घुस गई और स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल भेजा। दरअसल धुआं उठता देख के आसपास के लोगों ने दमकल को सूचना दी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंची और लगातार आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा था। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी था। जो लोग अंदर फंसे थे उनको निकालने का काम किया जा रहा था। देखिए, बिल्डिंग में नीचे पेट शॉप और क्लिनिक थी और इसके पहले फ्लोर पर लर्निंग स्पेस नाम की कोचिंग थी, जिसमें दूसरे फ्लोर पर हेड हॉपर स्टूडियोज नाम की 3D आर्ट आउटसोर्सिंग कंपनी है। तो कई तरीके, देखिए, कॉम्प्लेक्स में कई तरीके की यहाँ पर शॉप्स वगैरह थी और आग जिस तरीके से लगी है ये बड़ी घटना है। अब इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मामले का संज्ञान लिया है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं तत्काल मौके पर पहुंचने के और राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के, और साथ ही जो घायल हुए हैं उनका उचित उपचार उपलब्ध कराया जाए, इस तरीके के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। और साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारियों को, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर पहुंचने को कहा है और हर स्तर पर सतर्कता बरतने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। और इसके अलावा राहत कार्यों की सतत मॉनिटरिंग की जाए, किसी तरह की कोई लापरवाही ना बरती जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और अगर यही बात की जाए तो राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो यहाँ पर कई ऐसी कोचिंग हैं जहाँ पर फायर सेफ्टी मानक जो है वो पूरे नहीं है और बावजूद इसके कोचिंगों के संचालन हो रहे हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बेसमेंट में कोचिंग के संचालन हो रहे हैं और ऐसे में बड़ी घटना जो है वो हो सकती है, बड़ी लापरवाही बिल्कुल है। बिल्कुल अजहर, और ये कोई पहली घटना नहीं है, क्योंकि देश के कई राज्यों में इस तरह की घटनाएं देखने को मिली है। अगर हम दिल्ली के मुखर्जी नगर की बात करें, करोल बाग की बात करें, तो जब वहां पर ये इस तरह की घटनाएं हुई तो कई राज्यों के मुख्यमंत्री सतर्क हो गए। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आदेश दिए कि जितने भी कोचिंग संस्थान उत्तर प्रदेश के अंदर हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाए और क्या क्या कुछ सुविधाएं हैं वो सब कुछ देखा जाए। उसके बाद भी ये घटना सामने आई है। जी बिल्कुल, देखिए, आपने दिल्ली की घटना का जिक्र किया, काफी भयावह वो घटना थी जब कोचिंगों में वहां आग लगी थी। वहां पे भी बेसमेंट में कोचिंग का संचालन हो रहा था। तो ऐसे में देखिए, लखनऊ में भी कई ऐसी कोचिंग है, कई ऐसे सार्वजनिक स्थल हैं, चाहे होटलों की बात की जाए, जो बगैर फायर सेफ्टी मानकों के जिनका संचालन हो रहा है, उनका फायर ऑडिट नहीं है
और वहां पर फायर सेफ्टी उपकरण नहीं है, इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, बावजूद इसके उनका संचालन हो रहा है। साफ तौर से ये लोगों की जान से खिलवाड़ है। और तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंगों का संचालन हो रहा है, यहाँ पर कई सारी ऐसी कोचिंग है जो बिल्डिंगों में बनी हुई है, जहां पर ना फायर एग्जिट है, ना उसका फायर ऑडिट है, ना फायर सेफ्टी उपकरण वहां पर लगे हुए हैं, और बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं। अगर किसी तरीके की कोई घटना होती है तो बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ जा सकती है। तो देखिए, जिस तरीके से जब ये घटनाएं सामने आती हैं, तब अधिकारी जो हैं, चाहे वो प्रशासन के अधिकारी हों, तब वो एक्टिव होते हैं, जांच के निर्देश दिए जाते हैं, फायर ऑडिट कराने के निर्देश दिए जाते हैं, अग्निशमन विभाग अलर्ट होता है, 2-4 जगह छापेमारी होती है। तो उसके बाद फिर सारा मामला ठंडे बस्ते में पड़ जाता है और फिर जो दिनचर्या है वो नॉर्मल तरीके से हो जाती है। हालांकि ये अभियान लगातार जारी रहना चाहिए और जो इस तरीके से कोचिंग संचालक हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। एक बिल्डिंग में, एक बंद कमरे में कोचिंगों का संचालन हो रहा है, बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, वहां एसी भी लगा है, लाइट भी है और तमाम चीजें भी हैं। शॉर्ट सर्किट के माध्यम से किसी भी तरीके से आग की घटना हो सकती है और आग विकराल रूप ले सकती है। बच्चे कैसे बाहर निकलेंगे, कोई इमरजेंसी एग्जिट की व्यवस्था नहीं है। तो फिलहाल ये पहली घटना नहीं है जिससे अधिकारियों को सीख लेनी चाहिए। इससे पहले भी कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, वो किसी तरह से कोई भी सीख नहीं ले रहे हैं कि आगे इस तरीके की घटना ना हो, उस पर रोक लगाई जाए, तमाम जगहों पे फायर ऑडिट कराए जाए, चाहे होटलों की बात की जाए, कोचिंगों की बात की जाए, स्कूल हो, तमाम ऐसी जगह हैं। तो फिलहाल ये बड़ी घटना है। ये बताया जा रहा है कि कई बच्चे जो थे उन्होंने कूद कर अपनी जान बचाई और एक युवक की साफ तौर से हमने तस्वीर देखी किस तरीके से वो ऊपर से कूदा और नीचे जो ग्रिल लगी थी उस बिल्कुल। और अजहर, साफ तौर पर जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि कई ऐसे वो हैं कोचिंग सेंटर जिनका बेसमेंट में संचालन किया जा रहा है, तो क्या इस घटना के बाद जो अधिकारी हैं वो थोड़े से सख्ताई दिखाते हुए ऐसे कोचिंग सेंटर की निगरानी करेंगे या नहीं? बिल्कुल। देखिए, इस तरीके की जब घटनाएं सामने आती हैं, देखिए अभी इससे पहले जब एक होटल में आग लगी थी, उसके बाद तमाम होटलों के फायर ऑडिट कराए जा रहे थे। तो इस तरीके की जब घटना आती है तो अभी आप देखिएगा 1-2 दिन के बाद अग्निशमन विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो जाएगा और लगातार अग्निशमन विभाग के द्वारा छापेमारी करी जाएंगी और तमाम जगहों पर, कोचिंगों में जाके, सार्वजनिक स्थलों पे जाके फायर ऑडिट चेक किया जाएगा, यहाँ पर जो एनओसी है फायर की वो है कि नहीं है। तो इस तरीके की व्यवस्था देखिए हमेशा ही देखने को मिलती है कि जब इस तरीके की घटना होती है तो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो एक्टिव होते हैं और कुछ दिनों के बाद ये तमाम चीजें ठंडी पड़ जाती हैं और फिर जो तमाम इस तरीके से अनियमितताएं हैं कोचिंगों में, उनका संचालन बदस्तूर जारी रहता है। तो फिलहाल ये देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जिस कोचिंग में, अलीगंज की जिस कोचिंग में आग की घटना सामने आई है, इसका फायर ऑडिट था या नहीं था, कोचिंग के पास फायर एनओसी थी या नहीं थी, फायर उपकरण बिल्डिंग में लगे थे, इमरजेंसी एग्जिट था या नहीं था। हालांकि इमरजेंसी एग्जिट तो शायद मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर होगा, क्योंकि अगर होता तो बच्चे कूद कर अपनी जान ना बचाते और वो बिल्कुल। और अजहर, क्योंकि थोड़ा सा हम राजनीति से जोड़कर एक सवाल लेना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से कोचिंग सेंटर में आग लगी है, शिक्षा से जुड़ा हुआ पूरा ये मामला है, दूसरी तरफ कल ही जो नीट की परीक्षा है वो हुई है, विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर भी है, और ऐसे में ये घटना सामने आ जाना, क्या विपक्ष की तरफ से किसी तरह की राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है? नहीं, फिलहाल अभी इस तरीके की कोई घटना तो नहीं आई है, क्योंकि देखिए दुख की घड़ी है। इस तरीके की घटना हो जाना, तमाम बच्चे जो है मासूम वो वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे, वो लाइब्रेरी भी थी और कोचिंग भी थी, तो वहाँ पर तमाम बच्चे मौजूद थे। कुछ बच्चे घायल भी हुए हैं, एक युवक घायल हुआ है। तो देखिए ये वो समय नहीं है जब किसी तरीके की कोई बयानबाजी की जाए। हालांकि विपक्ष की तरफ से कोई टीका टिप्पणी नहीं की गई है। हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जरूर अधिकारियों को अलर्ट किया है, मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं और राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं और साथ ही ये भी कहा है कि मॉनिटरिंग की जाती रहे जब तक आग ना बुझ जाए, जब तक जो बच्चे घायल हुए हैं उनका ठीक से उपचार नहीं हो जाता है, तब तक कि आप इसको लेकर मॉनिटरिंग करते रहें। जिला प्रशासन के अधिकारियों को लेकर लखनऊ जिलाधिकारी विशाख जी भी वहां पर पहुंचे, लखनऊ पुलिस कमिश्नर भी वहां पर पहुंचे, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी वहां पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया, वहां पर किस तरीके के हालात हैं और क्या कुछ स्थिति है, इसको लेकर देखिए शासन प्रशासन के लोग भी वहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर निर्देश दिए थे। देखिए, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट ये आदेश दिए थे कि किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। जो घटना हुई है राजधानी लखनऊ में, इसको लेकर अधिकारी पहुंचे और राहत बचाव कार्य तेजी से लाएं और आग बुझाने का काम करें। बिल्कुल ठीक है अजहर, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो लखनऊ के अलीगंज की ये पूरी घटना है जहां पर एक कोचिंग संस्थान में भीषण आग लग गई। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन घटना पर पूरा संज्ञान सीएम योगी ने भी लिया है। फिलहाल बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी भूचाल आने वाला है। खबर है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 6 सांसद आज एकनाथ शिंदे के साथ जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो लोकसभा में उद्धव गुट की ताकत लगभग खत्म हो जाएगी। अब बड़ा सवाल है, क्या एक और बार टूट जाएगी उद्धव की शिवसेना, और क्या ऑपरेशन टाइगर के जरिए शिंदे गुट अपनी शिवसेना को और मजबूत करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा जोरों पर है। खबर है कि उद्धव ठाकरे गुट के लोकसभा में 9 में से 6 सांसद बगावत का बिगुल फूंक चुके हैं और अब वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। बगावत की खबरों के बीच उद्धव ठाकरे ने भी मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने अपने सभी विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की अहम बैठक बुलाई है। बैठक का मकसद साफ है, पार्टी में टूट को रोकना और आगे की रणनीति तय करना। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बार भी उद्धव ठाकरे अपने सांसदों को जाने से रोक पाएंगे। जिन सांसदों के शिंदे गुट में जाने की चर्चा है, उनमें हिंगोली से नागेश पाटिल आष्टीकर, शिरडी से भाऊसाहेब वागचौरे, उस्मानाबाद से ओम प्रकाश निम्बालकर, मुंबई नॉर्थ ईस्ट से संजय पाटिल, परभनी से संजय जाधव और यवतमाल वाशिम से संजय देशमुख का नाम शामिल है। इस पूरे घटनाक्रम को और हवा तब मिली जब वाशिम जिले में कई जगह सांसद संजय देशमुख के स्वागत वाले बैनर सामने आए। बैनरों में उन्हें शिंदे सेना में शामिल होने पर बधाई दी गई है, यानी सियासी संकेत साफ है और संदेश भी। उधर विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम को बीजेपी का लोकतंत्र पर हमला बता रहा है। देखिए, ये ऑपरेशन टाइगर नहीं, ऑपरेशन निर्लज्जता है। और जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस इसको ऑपरेशन टाइगर पूर्ण होने की बधाई दे रहा है, ये लोकतंत्र के लिए शर्म का दिन है। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस को इस बयान के आधार पर बर्खास्त कर देना चाहिए कि वो खुलेआम निर्लज्जता से और नीचता से इस ऑपरेशन को किए जाने का, यानी लोकतंत्र को तोड़ने का श्रेय ले रहा है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही है, उससे समझ में आता है उसकी लोकतंत्र में आस्था नहीं है। चुने हुए विधायकों के, चुने हुए सांसदों को उनके ऊपर दबाव डाल के, उनके ऊपर ईडी सीबीआई का प्रेशर दिला के वो ये काम कर रहे हैं और वो सब जानते हैं। अब विधायक और सांसद मजबूर किए जा रहे हैं और पार्टी तोड़ी जा रही है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार गिरेगी, और वो जल्दी ही दिन आने वाला है, जिस दिन महाराष्ट्र में सरकार गिरेगी, सारी हकीकत सामने आएगी और जो लोग इसके पीछे हैं उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी, उनको दंडित भी किया जाएगा, उनको जेल में भेजा जाएगा। राजनीतिक मायने भी कम दिलचस्प नहीं है। उद्धव गुट के लोकसभा में अभी 9 सांसद हैं। दल बदल कानून के तहत किसी समूह को मान्यता पाने के लिए 2/3 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। 9 में से 6 सांसदों का साथ मिलते ही शिंदे गुट इस आंकड़े को हासिल कर लेगा। वही बीजेपी का कहना है कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व की विचारधारा को भूलकर कांग्रेस की पिछलकू पार्टी बन गई है। जो मूल शिवसेना थी, उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना थी, वो हिंदुत्व के विचार को लेकर आगे बढ़ी। उद्धव ठाकरे उससे भटकी, वह हिंदुत्व के विचार को छोड़कर और कांग्रेस के पिछलग्गू पार्टी बन गई। उसके चलते हुए जो मूल शिवसेना वो एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में इकट्ठी हुई है और आज 6 सांसद उनके शिंदे जी के साथ जुड़ेंगे। एकनाथ शिंदे पहले ही शिवसेना के बड़े हिस्से को अपने साथ ले जा चुके हैं। अगर लोकसभा के 6 सांसद भी शिंदे खेमे में जाते हैं तो ये उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका होगा। अब सबकी नजरें महाराष्ट्र की सियासत पर टिकी है। देखना होगा क्या उद्धव गुट के 6 बागी सांसद सचमुच शिंदे गुट का दामन थामेंगे या फिर उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी में एक और टूट को रोक पाते हैं। मुंबई में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के बयान का जिक्र किया। राउत ने कहा कि जब भगवान राम वनवास गए थे तो उनकी चरण पादुकाओं की रक्षा भरत ने की थी, लेकिन बीजेपी ने तो राम की पादुका ही चोरी कर ली।
रामायण के प्रसंग के जरिए दिए गए इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। देखो, आज मैंने देखा है कि हमारे जो साथी है संजय सिंह आपके बहुत बढ़िया बात कही है। संजय सिंह जी कहते हैं कि राम जब वनवास में गए तो राम की जो पादुका थी, जूते, उसका रक्षण भरत ने किया, सिंहासन पर रखा। लेकिन बीजेपी वालों ने वो राम की पादुका की ही चोरी की, राम का अस्तित्व तो मिटा दिया। 500 करोड़ का घोटाला हुआ है राम मंदिर ट्रस्ट में, और राम की जो दान पेटी है वो ही गायब हो गई है। सोना गया है, चांदी गया है, ज्वेलरी गया है। जो चढ़ावे में आया था वो लगभग 500 करोड़ का माल बीजेपी के लोगों ने उसका गबन किया। अब ऐसे लोगों को एसआईटी क्या करेगी? ये सब बीजेपी के लोग हैं। मैं आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन राव भागवत जी से अपील करूंगा कि राम मंदिर के निर्माण में आपका भी योगदान रहा, हम सबका योगदान रहा, और जिस तरह से राम मंदिर को लूटा जा रहा, अब राम मंदिर को लूटने में तो गजनी तो नहीं आया ना, अलाउद्दीन खिलजी तो नहीं आया ना। अब बोलते हैं ना मुगलों ने लूटा मंदिर, तो ये नए मुगल है बीजेपी के जो मंदिर लूट रहे हैं। मुंबई में शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा है जो 6 सांसद चुनकर आए हैं वो उद्धव ठाकरे, महाविकास अघाड़ी और इंडी गठबंधन के समर्थन से निर्वाचित हुए थे और बीजेपी के खिलाफ जनादेश लेकर आए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी इन सांसदों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है। ठाकरे ने दावा किया कि ऐसा राजनीतिक लाभ और अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। 6 बागी नहीं बिकाऊ सांसद है, वो चुन के आए थे उद्धव बालासाहेब ठाकरे इनके चेहरे पे। जो वो चुन के आए थे वो महाविकास आघाड़ी और इंडिया अलायंस के चेहरे पे। वो जो चुन के आए थे वो भाजपा के खिलाफ आए थे, जिस भाजपा को इस देश का संविधान बदलना है। आज भाजपा इनको तोड़फोड़ करके जो अपने पक्ष में, अपने दल में शामिल करना चाहती है, दलदल में शामिल करना चाहती है, वो इसीलिए करना चाहती है ताकि वो देश का संविधान बदल सके। उनको 2/3 जो मेजोरिटी है वही प्राप्त करना चाहती है, और ताकि देश में संविधान बदल सके, यही उनका लक्ष्य है। दिल्ली में बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने नीट परीक्षा से जुड़े मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने कहा है कि बेंगलुरु में कांग्रेस की रैली के कारण कई परीक्षार्थी समय पर परीक्षा केंद्र नहीं पहुंच सके, जो बेहद दुखद और चिंताजनक है। त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि एक ओर राहुल गांधी छात्रों के मुद्दों को लेकर बयान देते हैं तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस शासित राज्यों में राजनीतिक कार्यक्रमों के कारण छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए राजनीति छात्र हित से ऊपर दिखाई देती है और इस मामले में राहुल गांधी और कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। बहुत दुखद और चिंताजनक है कि कल बेंगलुरु में कर्नाटक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की रैली की वजह से कई परीक्षार्थी नीट की परीक्षा देने से वंचित रह गए। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी कोटा में जाकर मात्र एग्जाम से 72 घंटे पहले छात्रों को अटेंशन डाइवर्ट करने, भ्रमित करने का कार्य करते हैं। दूसरी तरफ उनकी सरकार छात्रों को जो एग्जाम देने जा रहे थे अपनी पॉलिटिकल रैली के कारण एग्जाम देने से वंचित रह जाते। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि आपको तो नीट के एग्जाम का समय पता था और दिन भी पता था, क्या आप दिन नहीं तो कम से कम अपनी रैली का समय भी नहीं चेंज कर सकते थे? इससे बात स्पष्ट है कि कांग्रेस के लिए राजनीति ऊपर है और छात्र हित नीचे। इसलिए सीधा सवाल राहुल गांधी से है, और विशेषकर तब जबकि जिन परीक्षार्थियों की परीक्षा मिस हो गई है, वो नहीं दे पाए, उनके अभिभावकों ने राहुल गांधी से सीधे शिकायत दर्ज की है और सवाल किया है। तो मुझे लगता है ये सवाल सिर्फ उन चंद अभिभावकों का नहीं है, ये पूरे देश का एक सवाल है और कांग्रेस और राहुल गांधी इस जवाबदेही से बच नहीं सकते।
दिल्ली में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दो अहम मुद्दों पर बीजेपी और सरकार को निशाने पर लिया है। शशि थरूर के दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि शशि थरूर विभिन्न वर्गों से मुलाकात कर जमीनी हालात की जानकारी लेंगे, जिसमें कश्मीरी पंडित भी शामिल हैं। वहीं राम मंदिर चंदा विवाद पर खेड़ा ने सरकार और ट्रस्ट की भूमिका पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि भगवान राम के आदर्शों की बात करने वाले लोग उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। तो भाई आप बताइए कि जो जिस सरकार के तहत ये चोरी हुई, सरकार की जानकारी में हुई, सरकार के आला लोग उसमें शामिल हैं इस पूरे ट्रस्ट में, यही एसआईटी बनाएंगे? मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सत्ता ठुकरा दी थी, राजपाट ठुकरा दिया था सिद्धांत की रक्षा के लिए। प्राण जाए पर वचन न जाओ, ये आदर्श था। और ये लोग भगवान राम के नाम पर सत्ता हड़पना जानते हैं और अब चंदा भी चुराना जानते हैं। भगवान राम को तो बख्श दो, उनका नाम तो मत लो, चुराइए, जो चोरी करनी करिए ना, वैसे कोई कम कर रहे हो, अयोध्या में भी चोरी करोगे। शशि थरूर साहब गए हैं वहां, मनोज सिन्हा जी से मिले हैं, तो जाहिर सी बात है अब मैं आईएएनएस वालों से पूछूं कि साहब आईएएनएस कैसा है, तो आप तो तारीफ करेंगे, तो मनोज सिन्हा ने तारीफ कर दी। मुझे पूरा भरोसा है कि थरूर साहब आम नागरिकों से भी मिलेंगे, पूरा भरोसा है कश्मीरी पंडितों से मिलेंगे, उनका पुनर्स्थापन हुआ या नहीं ये जानकारी लेंगे, पूरा भरोसा है कि वहाँ के बेरोजगार नौजवान जो हैं कश्मीर के, उनसे मिलेंगे, व्यापारियों से मिलेंगे, होटल्स चलाने वालों से मिलेंगे, हाउस बोट्स चलाने वालों से मिलेंगे, सबसे मिलेंगे, हर तबके से मिलेंगे, हर वर्ग से मिलेंगे और फिर अपना मंतव्य जरूर बताएंगे। प्रतिबंधित कोड़ी नियुक्त कफ सिरप तस्करी कांड में फरार मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल और उसके सहयोगियों पर कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। न्यायालय ने शुभम जायसवाल, वरुण सिंह और गौरव जायसवाल की संपत्तियां कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया है। इसके बाद एसटीएफ ने 35 करोड़ रुपए से अधिक की चल और अचल संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। तस्करी मामले में शनिवार को कोर्ट ने शुभम जायसवाल की संपत्ति कुर्क करने के निर्देश दिए हैं। जो मुख्य आरोपी है इस मामले का, शुभम जायसवाल, जो कि वाराणसी का रहने वाला है, और इसके अलावा गौरव जायसवाल और वरुण सिंह, इन तीनों की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। लगभग 35 करोड़ की संपत्ति जो है वो एसटीएफ के द्वारा कुर्क की जाएगी। एसटीएफ अब इस पूरे मामले में इन तमाम संपत्तियों की लिस्ट बनाने में जुट गई है। ये जो संपत्ति है, इन चल अचल संपत्तियों में मकान, दुकान, फ्लैट, कार, ये तमाम चीजें शामिल हैं। लगभग 35 करोड़ की ये चल अचल संपत्ति बताई जा रही है। कफ सिरप तस्करी मामले को लेकर 2024 में एसटीएफ के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। अब शुभम जायसवाल समेत 3 मुख्य आरोपियों के साथ लगभग 13 ऐसे आरोपी हैं जो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। बीते दिनों कोर्ट ने कुर्की का नोटिस दिया था और एनबीडब्ल्यू वारंट शुभम जायसवाल के खिलाफ जारी किया था, जिसको लेकर शुभम जायसवाल को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन शुभम जायसवाल कोर्ट में नहीं पेश हुआ। अब इसको लेकर, कोर्ट की अवहेलना को लेकर एसटीएफ ने सुशांत गौल सिटी थाने में बीएनएस 209 के तहत एफआईआर दर्ज कराई है। फिलहाल बीते दिनों कोर्ट ने ये बड़ा आदेश दिया है और अब शुभम जायसवाल समेत तमाम मुख्य आरोपियों की जो संपत्ति है वो कुर्क की जाएगी। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच से जुड़ी एसआईटी रिपोर्ट को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है। सरकार ने साफ किया है कि एसआईटी की जांच रिपोर्ट अभी मुख्यमंत्री योगी को नहीं सौंपी गई है। सूचना विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कुछ माध्यमों में रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपे जाने की जो खबरें प्रसारित की जा रही हैं वे पूरी तरह गलत और भ्रामक है। विभाग ने जनता और मीडिया से अपील की है कि केवल आधिकारिक जानकारी को ही आधार माने। राम मंदिर मामले में गठित एसआईटी की टीम ने फिलहाल मुख्यमंत्री को रिपोर्ट नहीं सौंपी है। सोशल मीडिया और मीडिया पर फैली भ्रामक खबरों को संज्ञान में लेते हुए सूचना विभाग ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी कि जो एसआईटी की टीम ने वहां पर रिपोर्ट तैयार की है वो मिलकर के मुख्यमंत्री को जल्द सौंपेगी, लेकिन जो खबरें चलाई जा रही हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं। फिलहाल इसी एसआईटी टीम को लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव लगातार तंज कसते आ रहे हैं। क्या एसआईटी की टीम सही तरीके से चढ़ावा चोरी के मामले में रिपोर्ट तैयार करेगी जो मुख्यमंत्री को सौंपेगी?
फिलहाल मुख्यमंत्री का आदेश था कि जल्द से जल्द एसआईटी के टीम के द्वारा जो भी रिपोर्ट तैयार की जाएगी उसी के आधार पर जो आरोपी होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल देखना अब ये होगा कि उस एसआईटी की टीम में वो कौन कौन से नाम हैं जिनको लेकर के एसआईटी की टीम ने वो रिपोर्ट तैयार की है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश साथ बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ।